हेलो फ्रेंड्स, चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति अर्थात संसद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए इनके संसदीय प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत जो सदन चलता है, नाम आप हमेशा सुनने को मिलता है कि सदन में क्या हुआ, तो कब क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन आप सभी को पढ़ा दिया गया है, हम पढ़ चुके हैं भारत के राष्ट्रपति में, एक बार यहां भी देख लेंगे। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन कौन कौन से विधेयक में आयोजित होता है इसके बारे में भी देख लेंगे। जो विधेयक है वह कितने चरण या वाचन में होता है उसके बारे में भी देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संसद के दैनिक कार्य अर्थात कामकाज के बारे में देखते हैं कि किस तरह से संसद में काम होता है। ठीक है, तो पहला बिंदु है हमारा संसद के दैनिक कार्य। तो दैनिक कार्य में प्रारंभ होता है आपका प्रश्नकाल से। तो पहले आप याद रखिएगा समय को, तो 11 से लेकर 12 बजे के बीच प्रश्नकाल होता है। तो प्रश्नकाल किसका होता है? कोई भी मुद्दा है जो संसद में प्रस्तुत हुआ है उस पर प्रश्नकाल किया जाता है। तो पहले का मुद्दा हुआ, समय कितना है? 11 से लेकर 12 बजे तक। वहीं जैसे ही आपका 12 बजता है तो 12 से लेकर 1 बजे के बीच पहला प्रश्नकाल, दूसरा होता है शून्यकाल। तो शून्यकाल में क्या है? पहले से मुद्दा जब तय रहता है वह प्रश्नकाल है, लेकिन जब 12 से लेकर 1 बजे के बीच किसी भी मुद्दे पर प्रश्न किया जाता है तो उसका पहले से तय नहीं रहता कि किस मुद्दे पर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो 12 से लेकर 1 बजे के बीच किसी भी मुद्दे पर प्रश्न पूछा जा सकता है। यह हुआ 12 से लेकर 1 बजे के बीच। जैसे ही 1 बजता है, 1 से लेकर 2 बजे के बीच भोजन अवकाश रहता है, इनका लंच रहता है। ठीक है, अगला संसदीय कार्य, बाकी जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो संसद का कार्य रहता है 2 से लेकर 6 बजे के बीच होता है। याद रखिए कि जब संसद में कोई दैनिक कार्य होता है तो इसमें उपस्थिति अर्थात गणपूर्ति 1/10 हिस्सा अनिवार्य है। चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, दोनों में गणपूर्ति 1/10 होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यह हुआ आपके संसद के दैनिक कार्य या काम काज के बारे में। दूसरा बिंदु देखिए, संसद सत्र। अभी छत्तीसगढ़ में भी चल रहे हैं। तो संसद सत्र कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र। कौन कौन सा? पहला बजट सत्र फरवरी माह के समय, मानसून के समय होता है मानसून सत्र जुलाई माह में, और अभी ठंड के मौसम में नवंबर दिसंबर में आपका शीतकाल सत्र आयोजित होता है। कौन कौन से सत्र हुए? पहला बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र और अंत में है शीतकाल सत्र, फरवरी माह, जुलाई माह और नवंबर दिसंबर। तो जो बजट सत्र रहता है, बजट जो सत्र होता है वह सबसे लंबा और महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि जो बजट आपका होता है, बजट सत्र जो होता है उसमें एक वर्ष में कौन से क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा इसका प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत किया जाता है। तो इस पर सबसे लंबा क्यों? तो इसमें चर्चा परिचर्चा भी होती है कि जिस क्षेत्र में आप प्रारूप के अनुसार कितना खर्च कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ और
कमी या बढ़ोतरी किया जा सकता है। आपका जो 3 क्षेत्र है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इसमें कितना प्रतिशत खर्च किया जाए, इसमें 1 साल तक का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? तो बजट सत्र में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और लंबा सत्र है, इसको याद रखिएगा। मानसून सत्र सबसे छोटा सत्र होता है और शीतकाल में आयोजित होता है नवंबर दिसंबर में। तो ये हुए आपके संसद के 3 सत्र। ठीक है, अगला देखिए, संयुक्त अधिवेशन के पहले सत्रावसान, सत्र आहूत और लोकसभा विघटन के बारे में। सत्राहूत क्या है? सत्र का आहूत करना। सत्रावसान और लोकसभा का विघटन। मान लीजिए किसी एक सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें सत्र अगर नहीं चल रहा है, एक सदन में अगर सत्र नहीं चल रहा है, तो भारत का राष्ट्रपति सत्र आहूत करने के लिए, सत्रावसान करने के लिए एवं लोकसभा का विघटन करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, कब की स्थिति में? जब दोनों में से किसी एक सदन में सत्र न चल रहा हो। जबकि संसद में जो सत्र चलता है उसको स्थगन अर्थात रोकने का काम कौन करते हैं? तो सदन के प्रमुख करते हैं। अगर लोकसभा में कोई सत्र चल रहा हो और किसी कारणवश वह सत्र भंग होने की स्थिति में हो, या जितने भी सांसद होते हैं उनमें आपस में ही मतभेद हो रहा है, चर्चा परिचर्चा आक्रोश की स्थिति में आ गई है, तो उस सत्र को लोकसभा का अध्यक्ष, अगर लोकसभा में सत्र चल रहा हो या राज्यसभा में हो तो राज्यसभा का सभापति उस सत्र को रोक सकता है। इसे आपका स्थगन कहते हैं। कल आपको जब प्रश्न सॉल्व कराया जा रहा था तो यह सब प्रश्न पूछा गया था। तो आप 12 बजे के लिए भी तैयार रह कीजिए। 12 बजे आपका कल से टेस्ट प्रारंभ हो गया है। जो आज हम पढ़ रहे हैं संसदीय प्रक्रिया, ये प्रश्न आपको कल मिलेंगे। कल जो अध्ययन किए हैं राज्यसभा, उसका प्रश्न आप आज 12 बजे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। तो ये हुआ आपका जब सत्रावसान के बारे में, सत्राहूत के बारे में और स्थगन के बारे में। तो आपसे प्रश्न में स्थगन ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उस सदन के प्रमुख द्वारा सत्र का स्थगन किया जाता है। अगला देखिए, कानून का निर्माण। किस तरह से कानून का निर्माण होता है? तो यह 3 चरण या 3 वाचन में होता है। 3 वाचन कैसे? सबसे पहले तो आप किसी भी सदन में कोई विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। उस विधेयक को एक सदन से पारित हो जाने के बाद उस पर दूसरे सदन पर प्रस्तुत करेंगे ताकि वे भी विचार विमर्श कर सके। जब दूसरा सदन उस पर विचार कर लेता है तब वह पारित होने के बाद कानून का रूप ले लेता है। कानून का निर्माण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक प्रारूप है जिसमें जो भी घटना होना है वह प्रारूप तैयार है। यही प्रारूप किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो वह विधेयक का रूप ले लेता है। सबसे पहले प्रारूप हुआ, वह प्रारूप है जिसमें आगे क्या घटना घटित होने वाली है, क्या परिवर्तन होने वाला है, किस मुद्दे पर बात की गई है, क्या विधेयक है, इसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है। जब लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो विधेयक हो जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से प्रस्तुत और पारित हो जाता है और भारत का राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर देता है, उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वह कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, वह कानून का रूप ले लेता है। तो ये आपके कानून के निर्माण के बारे में हुआ, जिसमें प्रथम वाचन में प्रस्तुत होता है। ये कोई से भी सदन में हो सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में हो।
द्वितीय वाचन में जो द्वितीय सदन है उस पर विचार विमर्श करती है। जब द्वितीय सदन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसको पारित कर देता है, वह आपका तृतीय वाचन होता है। तो इसको याद रखिएगा, 3 वाचन होते हैं कानून के निर्माण में, तब जाके किसी विधेयक को कानून का रूप मिलता है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति भी अपना महत्वपूर्ण हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन भारत का राष्ट्रपति के अधिकार है, इसलिए पढ़े थे। संसदीय प्रक्रिया में क्या है, देखिए कोई लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक है प्रस्तुत हो रहा है, किसी एक सदन में पारित नहीं हो पा रहा है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन जो विधेयक है वह देश के हित के लिए महत्वपूर्ण हो या कोई जनता के हित में महत्वपूर्ण हो, तब की स्थिति में मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन आयोजित करने का सलाह देते हैं। तब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है। एक बार और समझिए, कोई विधेयक है राष्ट्र की एकता या अखंडता के लिए जरूरी हो या देश के नागरिकों के लिए जरूरी हो, एक सदन से प्रस्तुत और पारित दोनों हो जाता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। दूसरा सदन किसी कारणवश प्रस्तुत तो हो जाता है लेकिन पारित नहीं हो पाता है। तब की स्थिति में जो मंत्रिपरिषद है भारत के राष्ट्रपति को यह सलाह देता है कि संयुक्त अधिवेशन आयोजित करे। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? पहला, एक सदन उस विधेयक को प्रस्तुत और पारित कर देता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति यदि उस पर पुनर्विचार करने की बात की जाती है और कुछ संशोधन होता है, तो दोनों में से कोई एक सदन उस संशोधन से अगर सही तरीके से नहीं मानता है, वह संशोधन नहीं करना चाहता है, तब भी संयुक्त अधिवेशन आयोजित की जाती है। ठीक है, ये आपके कुछ प्रमुख कंडीशन हैं, इसको याद रखिएगा। आइए संसद का संयुक्त अधिवेशन देखते हैं। प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया जाता है। सलाह किसकी होती है? तो मंत्रिपरिषद की। अध्यक्षता सबसे महत्वपूर्ण, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है। आप अभी लाइव चैट में बताइए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए बताइए। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तब की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? इस तरह से आपको वर्तमान में संविधान में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। बताइए आंसर। यदि लोकसभा अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है दोनों उपस्थित नहीं है, तो राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो कौन करता है? जो उपसभापति होता है वह अध्यक्षता करता है, ना कि सभापति। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यही मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा के उपसभापति भी अनुपस्थित है, तब की स्थिति में संसद सदस्यों में से किसी एक को इसकी अध्यक्षता करनी पड़ती है, अर्थात उनके द्वारा की जाती है। यह हुआ संसद का संयुक्त अधिवेशन, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखिए, विधायी कार्य। जो विधेयक है किस पर कितना किसका अधिकार है उसके बारे में देख लेते हैं।
तो विधायी अधिकार में 4 प्रमुख विधेयक हैं। कौन कौन से 4 प्रमुख विधेयक हैं? पहला धन विधेयक। कहां प्रावधान है इसका जी? धन विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? दूसरा वित्त विधेयक, भारतीय संविधान के 110 में आपका धन विधेयक है, जबकि वित्त विधेयक का प्रावधान किस पर है? तो अनुच्छेद 117 में है। तीसरा कोई सा भी साधारण विधेयक है, और चौथा संविधान संशोधन विधेयक है। तो बताएं आप सभी, संविधान संशोधन विधेयक, इसके बारे में तो देखेंगे। संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए सभी। तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। कौन से देश से लिया गया है जी? जो संविधान संशोधन का प्रावधान है किस देश के संविधान से प्रभावित है? बताइए सभी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सभी आपके बेसिक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। एक तरह से परंपरागत प्रश्न कहा जाता है। तो ये जो सरल सरल प्रश्न है ये आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है, जिसका प्रावधान लिया गया है साउथ अफ्रीका से। इसको आप याद रखिएगा। तो ये आपके जो प्रमुख 4 विधेयक हैं, आइए इस पर देखते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति, वीटो पावर, लोकसभा या राज्यसभा का क्या अधिकार है। इसको तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं और आप इसी तरह से एक टेबल बनाकर याद कीजिएगा। धन विधेयक, तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपना अनुमति देता है। धन विधेयक पर सर्वाधिक अधिकार लोकसभा का होता है और लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपना वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। वीटो पावर क्या है? राष्ट्रपति कोई विधेयक है तो वीटो पावर के अंतर्गत पहला, उस विधेयक को सदन वापस भेजना। दूसरा, उस विधेयक को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। तीसरा क्या है? उस पर संशोधन करने की बात करना। और चौथा, उस विधेयक को अपने पास रखना। ये राष्ट्रपति के वीटो पावर के अंतर्गत आता है। यह उनके स्वविवेक की शक्ति है। ये आप पढ़ चुके हैं। तो धन विधेयक पर सर्वाधिक अधिकार लोकसभा का होता है और लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। राज्यसभा उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है, भले ही राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, और अधिकतम 14 दिनों तक उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। मान लीजिए 14 दिनों के अंतर्गत राज्यसभा से कोई रिस्पांस या रिप्लाई नहीं आता है, तब की स्थिति में धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ 14 दिनों तक राज्यसभा अपने पास रख सकता है। वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता, जबकि इस पर संयुक्त अधिवेशन भी आयोजित नहीं होता है। जबकि वही आपके वित्त विधेयक है, इस पर भारत के राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। पारित लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होना आवश्यक है। जो वित्त विधेयक है प्रावधान 117 में है, इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित होना आवश्यक है। वीटो पावर का अधिकार भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। जो अभी 4 शर्तें देखे हैं उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति वीटो पावर प्रयोग कर सकता है। दोनों में से किसी एक सदन में पारित नहीं हो पाता है, तब मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकता है कि जो आपका वित्त विधेयक है उसके लिए संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाए। तीसरा, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से प्रस्तुत और पारित होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति इस पर अपना वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं और साधारण विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन आयोजित हो सकता है।
अगला है संविधान संशोधन विधेयक। तो इस पर भारत के राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है। यदि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी प्रावधान पर संशोधन करना चाहते हैं तो उसे अपने सदन में प्रस्तुत और पारित करवा सकते हैं। एक सदन से प्रस्तुत और पारित होने के बाद दूसरे विधेयक दूसरे सदन पर भी प्रस्तुत और पारित जब दोनों सदन में हो जाता है तो उस पर भारत के राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि इस पर संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान नहीं है। ये आप इसी टेबल के तहत याद रखिएगा। आप थ्योरी को लिख लीजिएगा, यहाँ आपको मैं सही और उपयोग कर सकते हैं या नहीं इस तरह से विभाजित करके बताया हूं। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव होते हैं, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। ये आपका मेंस का टॉपिक है। अगर पढ़ना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पढ़ना चाहते होंगे तो कल आप सभी को मैं कैग के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा कुछ प्रमुख निधियां हैं, कुछ प्रमुख समितियां हैं, इसके बारे में भी पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते होंगे जो प्रस्ताव है उसको पढ़ना रहने को, तो आपका मेंस का टॉपिक है, बोलेंगे तो मैं कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये रहा आज की कक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रक्रिया के बारे में। आपका संघ की कार्यपालिका का 2 टॉपिक और बचा हुआ है, जैसे कैग जो कल अध्ययन करेंगे, प्राक्कलन समिति जो होता है सुने होंगे, प्रमुख निधियां, ये आपके एक क्लास होगा, और सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में भी अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका की ओर आगे प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो यह हुआ संविधान की आज की कक्षा संसदीय प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए 12 बजे आप सभी तैयार रहिएगा, प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका कल की जो कक्षा आयोजित हुई थी राज्यसभा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान संशोधन है, इसके अलावा अनुच्छेद के भी प्रश्न हो सकते हैं। और कल आपका द्वीप भारत का हुआ था। आज देखते हैं कि क्या क्लास हो सकती है। ठीक है, वैसे आप सभी तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। फिर मिलते हैं 12 बजे। आज के लिए धन्यवाद।